सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। साथियों, अयोध्या क्यों नाराज है? इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जहां वो केंद्र बिंदु बना के 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला के मंदिर का उद्घाटन करा के इस पूरे लोकसभा चुनाव में कूदना चाहती थी। वहीं से भारतीय जनता पार्टी हार गई और हारने के बाद अयोध्या वासियों की लानत मलानत इतनी बुरी तरीके से की जा रही कि जिसका कोई कहने का हद नहीं है। मतलब अयोध्या के लोग रो रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि कोई सामान नहीं खरीद रहा है। ये सब आह्वान भी हो रहा है कि वहां जाइए तो अपना खाने का सामान लेके जाइए, माला फूल लेके जाइए, सब कुछ लेके जाइए, वहां कुछ मत खरीदिए, वहां की आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दीजिए। इतनी बुरी तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है अयोध्या के खिलाफ। तो आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के काशी प्रांत के शोध प्रमुख श्री सुरेंद्र सिंह पटेल जी। आपका स्वागत है भैया, सुरेंद्र भैया। और फतेहपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवेंद्र सिंह जी हैं, आपका भी स्वागत है। और बलिया के मूल निवासी पत्रकार बलिराम सिंह जी जो लखनऊ में रहते हैं, आपका भी स्वागत है बलराम भाई। मेरा सवाल सीधा है सुरेंद्र सिंह जी से। सुरेंद्र जी, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार तो हारी नहीं है, पहली बात की अयोध्या से, तो क्या ये हार की खीज है या एक दलित को पहली बार जीतने की, ये जो अभी अभियान चल रहा है अयोध्या के खिलाफ? धन्यवाद भैया राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छे विषय पर आप चर्चा किए हैं। देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है किसी क्षेत्र के लिए कि जिस प्रकार का आज एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो तमाम लोग इस तरह से उटपटांग चीजों को लिखते हैं और कुछ तरह से कुछ चीजों को फॉरवर्ड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके माध्यम से बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है। लीजिए पहले की अयोध्या और पूरी जो लोकसभा है फैजाबाद की, उस दोनों में बहुत अंतर है। उसमें बाराबंकी का भी सीट, बाराबंकी जिले का भी एक सीट करे के है अयोध्या लोकसभा में, और इसलिए उसको अयोध्या में प्रभु राम और इससे अलग करके देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज कि चुनाव है, चुनाव में केवल अयोध्या ही बीजेपी नहीं हारी है। जो पिछले बार क्या 2019 2014 के सापेक्ष में काफी कई सीटों को बीजेपी लूज की है, और जो इसका टारगेट था कि हम इस बार बढ़ेंगे तो वो न बढ़ करके पीछे घट गए। उसके बाद तमाम और चीजें आएगा। आप यदि करें कि यही जो हमारे लल्लू सिंह जी आदरणीय सांसद हैं, केवल उन्हीं का आप यदि देखेंगे, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो 2014 में वो 81,000 से चुनाव जीते हैं और 2019 में 65,000 से चुनाव जीते हैं। तो 81,000 से चुनाव जीते, फिर 2019 में 65,000 से चुनाव जीते हैं, तो निश्चित है कि उनका ग्राफ कम हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा शीर्ष नेतृत्व निश्चित है कि पूरे सीटों को, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के बारे में या पूरे देश भर के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक तरह से कह लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपने एक एक सांसदों के बारे में वो ठीक प्रकार की समीक्षा नहीं की। राजेश भाई, आप जानते अच्छी तरह से कि हम लोगों के बगल का सीट चंदौली है और भी कई ऐसे सीटें जी में ठीक प्रकार से हम लोगों ने चिंतन नहीं किया, उसका परिणाम सामने है। एक दूसरा यह है कि आज कहीं न कहीं उटपटांग बयानबाजी हमको ले डूबा, और दूसरे जो विपक्ष था उसका झूठा प्रलोभन। एक पता चला कि छोटी सी बुकलेट लेकर के, छोटी सी बुकलेट, पुस्तक का बुकलेट लेकर के जेब में घूमते थे और वो यह दिखाते थे कि ये संविधान बदल देंगे, ऐसे कर देंगे, उस तरह से कर देंगे। यह जो प्रोपेगेंडा हुआ, उस प्रोपेगेंडा को हम रोक नहीं पाए, बल्कि यही इसी अयोध्या की धरती से उस प्रोपेगेंडा को बल मिला कि 400 सीट आ जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। तो यह जो कह करके यह बात हमारे सांसद महोदय ने कहा था, जिसको गलती हमको भरे मन से स्वीकार करना चाहिए कि वो नहीं, कोई भी व्यक्ति, आज माननीय मोदी जी संविधान को सीधे प्रणाम करके वो आगे बढ़े हैं। और जब 2014 में उन्होंने सीधे सीधे करे कि संसद के दरवाजे पर जाकर के मस्तक नवाया और अपने वरिष्ठ नेताओं को मिल करके सबको ही करके
तो इस तरह से जब हम समाज को, संविधान को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सबके बारे में चिंता करते हैं, कभी आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि नहीं हम संविधान से इतर हैं, फिर ऐसी बात कहां से आई थी। तो इस तरह से इस प्रकार का बयान दे देना कि हम 400 सीट क्यों चाहते हैं, और दूसरा विपक्ष जो था हमारे इस मुद्दे को उठा लिया। और हम, तीसरी बात यह थी, हम अपने स्वयं को समीक्षा नहीं कर पाए कि यदि हम 81,000 से 65,000 पर आते हैं तो निश्चित है कि 2019 में यदि हम 65 पे आए तो भाई ये जो 2024 में कुछ कमाएंगे, इसकी हम यदि समीक्षा कर ली होते समय से तो शायद ये स्थिति न होती। और आज आपके माध्यम से हम संगठन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और समाज के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी, यह लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में कभी भी लोक में जनता को, जनार्दन को कभी भी किसी प्रकार का कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। वह जो निर्णय लेती है, वह जो कदम उठाती है, वो बहुत सोच समझ कर करती है, बहुत अच्छा करती है। उसके कदम को कभी भी इग्नोर नहीं कर। हम सब लोग हैं, चुनाव आयोग को नहीं कोई कह रहा है कि चुनाव आयोग की भीषण गर्मी में, इतनी तपती दोपहरिया में, इतना भयंकर लू में क्यों करे कि चुनाव कराया। चुनाव उसको पहले कराना चाहिए था, बाद में कराते। तो ये सब तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं भाई साहब, जिसके कारण से आज अयोध्या ही नहीं पूरे देश भर में बीजेपी जो चाहती थी उसके अनुसार, उसके अपने मंशा के अनुसार कम सीटें आई। ये हम सब लोगों को समीक्षा करने की, सोचने की आवश्यकता है। कार्यकर्ता किस प्रकार से लगे, कार्यकर्ता कैसे आगे आए संगठन में, इसको देखने की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है भाई राजेश भाई साहब। मोबाइल डिस्टर्ब हो रहा है राजेश जी। हाँ, आपके यहाँ से नेटवर्क पुअर है। बलराम जी, इस माइक खोलिए, आपके पास में आ रहा हूं। जी सर। मैं 1977 से बात करने की शुरुआत करने जा रहा हूं। 1977 में फैजाबाद से अनंत राम जायसवाल जी जनता पार्टी के, 1980 में जयराम वर्मा जी कांग्रेस के, निर्मल खत्री जी 84 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मित्रसेन यादव जी 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1991 और 96 में भाजपा के श्री विनय कटियार जी, फिर 1998 में समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव, 1999 में फिर आ गए विनय कटियार जी भारतीय जनता पार्टी से, 2004 में बहुजन समाज पार्टी से मित्रसेन यादव जी ने चुनाव लड़ा और विनय फिर इन्होंने जीत दर्ज की। 2009 में फिर निर्मल खत्री जी जीते और 2014 और 19 में लल्लू सिंह, बलिराम सिंह जी। तो भारतीय जनता पार्टी, सवाल आपसे भी वही है सुरेंद्र जी, अपने हिसाब से हमको और हमारे ऑडियंस को समझाएं, आप अपने हिसाब से समझाएं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार तो अयोध्या से हारी नहीं है, तो क्या एक दलित की जीत को लेके इतनी खींच है कि अयोध्या की लानत मलानत की जा रही है? सर, इसे मैं 2 खंडों में बताऊंगा। हेलो जी, बताएं। मैं इसे 2 खंडों में बताना चाहूंगा। पहला तो कि जो लोग नाराज हो रहे हैं कि अयोध्या वासियों ने हरा दिया भाजपा के कैंडिडेट को, उनको एक बार रिसर्च करना चाहिए कि महर्षि भृगु की तपोभूमि बलिया में भी भाजपा हार गई है, बागियों की धरती बलिया में भी भाजपा हार गई है, बेल्हा देवी की धरती प्रतापगढ़ में भी भाजपा की लुटिया डूब गई है। हाँ, छोटी काशी कही जाती है मदुरई तमिलनाडु, वहाँ भी भाजपा साफ है, अब तक कमल नहीं खिला। चित्रकूट, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, वहाँ भी भाजपा साफ है। नासिक में भी भाजपा हार गई, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और केवल दोष दे रहे हैं आप अयोध्या को। और दूसरी बात, अयोध्या से जो आदमी जीता है उसका नाम तो समझिए, उस व्यक्ति का नाम है अवधेश। जो अवधपुरी में रहता है वो अवधेश होता है। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने अवधेश जी का नाम घोषणा की, उसी दिन हमें लग गया था कि इस बार लड़ाई तो कांटे की है। एक तो दलित समाज का बेटा अवधेश जी, यानी महर्षि वाल्मीकि जी के वंशज कहेंगे हम। जिस महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या हवाई अड्डे का नामकरण किया, भले न उसमें राष्ट्रपति आई हो मंदिर के उद्घाटन में या शिलान्यास में, लेकिन अयोध्या के लोगों ने, प्रभु राम ने अवधेश जी को जिता करके दिखा दिया कि असली राम राज्य तो यही है। अब आते हैं हम अयोध्या के सीमा को लेकर के। अयोध्या यानी कि फैजाबाद, आज भी लोकसभा, अयोध्या लोकसभा का असली नाम है चुनाव आयोग में फैजाबाद। उसमें अयोध्या एकमात्र विधानसभा सीट है। फैजाबाद की 5 सीटों में एकमात्र अयोध्या विधानसभा सीट से इस बार भाजपा जीत गई है।
5,000 वोटों से लीड की है भाजपा अयोध्या में, यानी लल्लू सिंह वहाँ 5,000 से जीते हैं। बाकी 4 विधानसभा सीटों में भाजपा की हार हुई है। उसमें से एक सीट है दरियाबाद, जो कि बाराबंकी में आती है। 1984 से अब तक भाजपा 7 बार हार चुकी है अयोध्या में। तो ये मूर्खता है, ये नासमझी है। जो लोग अयोध्या को कोस रहे हैं, अयोध्या के लोगों को कोस रहे हैं, एक बार उनको अन्य जिलों में भी जाकर देखना चाहिए। भारत के तो हर क्षेत्र में किसी न किसी देवी देवता का स्थान है, पुण्यात्मा का स्थान है, तो वहां भी कुछ कहें, केवल अयोध्या ही क्यों? भाई कड़कड़ में भारत के कड़कड़ में देवताओं का वास है। फिर मैंने कहा कि नासिक, चित्रकूट, बेल्हा देवी की धरती, प्रतापगढ़, महर्षि भृगु की तपोभूमि, बलिया, हर जगह तो भाजपा की लुटिया डूब गई है। तो फिर अयोध्या को ही क्यों कोस रहे हैं? ये तो आपकी नादानी है, मूर्खता है। 85 से अब तक 7 बार भाजपा हारी है अयोध्या में, और इस बार जिसको अयोध्या के लोगों ने जिताया उसका नाम ही अवधेश है, अवधपुरी का रहने वाला, महर्षि वाल्मीकि जी के वंशज। देवेंद्र जी, आप कुछ प्रकाश डालें। हाँ भाई साहब, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाह रहा हूँ। सवाल वही है। रियल में भाजपा इसको ये मान के चल रही है कि मेरी राजनीति का जन्म ही अयोध्या से हुआ है और राम मंदिर उनका मुख्य मुद्दा और उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु है। और इस नाते वो ये मान के चलते हैं कि अयोध्या से मेरी हार का मतलब है कि पूरे देश में संदेश ये गया कि भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे अस्त अब शुरू हो रहा है। इसलिए उन लोगों के अंदर एक भड़ास और गुस्सा, नाराजगी है और वो जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं एक तरह से। और इस गुस्से में ये नहीं देख रहे हैं कि नहीं, जनता ने जो हम लोगों को जनादेश दिया है वो स्वीकार किया जाना चाहिए। वो स्वीकार करने के बजाय भड़ास निकालने में, गाली देने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और इस राजनीति को दूसरे भी एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भाजपा समाज को धार्मिक और सामाजिक संकीर्णताओं में जकड़े भी रखना चाहती है। वह ये नहीं चाहती कि लोग जो है जागरूक हो और अपने अधिकार के लिए लड़ें और संघर्ष करें और अपने अधिकार को प्राप्त करें। इसलिए भाजपा पूरी तरह से दलित राजनीति को उभरने नहीं देना चाहती। इसी जद्दोजहद में भाजपा जो है गाली गलौज करने पर उतारू भी है, लेकिन भाजपा के इस विचारधारा व क्रियाकलाप का पूरा शोषित वर्ग अब प्रतिक्रिया भी करने लगा है, पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने लगा है और विरोध अब दिखाई भी दे रहा है। इस विरोध के कारण ही भाजपा उन स्थानों में जहां धार्मिक मान्यता या धार्मिक रूप से इस कुछ मान्यताएं हैं जिन जिलों में या लोकसभा क्षेत्रों में, वहां भाजपा जरूर हारी है। हाँ। जिसका परिणाम स्वरूप सवर्णवादी शोषण मानसिकता जो है वो ये मान के चल रहा है कि यार मेरी जड़ें जो है जो धर्म के आधार पर टिकी थी और वही मेरी जड़ें कमजोर हो रही हैं। जहां जहां धार्मिक आस्थाएं जुड़ी थी वही मेरी मानसिक मतलब जड़ें कमजोर हो रही, और इस तरह मेरी राजनीति अब खत्म होने के कगार में आ चुकी है। और इस जब किसी की हार होती है तो वो विवेक शून्य हो जाता है। विवेक शून्य होने में लोग एक मतलब पूरी तरह से कुछ गलत भी काम करते हैं, जिसे उसी का परिणाम कि अयोध्या के लोगों को गाली गलौज किया जा रहा है, अशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और इसको जो है हम जो है संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी और समता विरोधी विचारधारा को पूरी तरह इसको मान रहे, भाजपा की इस विचारधारा को मतलब लोकतंत्र विरोधी मान रहे हैं। धन्यवाद राजेश जी। सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है? सुरेंद्र जी, आप लाइन पर हैं? सुरेंद्र जी का नेटवर्क ही बहुत पुअर है। बलिराम जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो जीता है वो उनका नाम अवधेश है, तो अयोध्या से तो अवधेश ही, अवध के राजा अवधेश, तो फिर कहाँ दिक्कत है? अब मैं थोड़ा सा दूसरे पहलू पे जाना चाहता हूँ। पहले तो बता दिया कि अयोध्या में 85-84 के बाद से अब तक भाजपा 7 बार हार चुकी है। अब हम आते हैं लल्लू सिंह जी के बैकग्राउंड पे।
अभी अभी आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी ने बताया है कि 14 में मात्र 70,000 के आसपास वोटों से जीते थे लल्लू सिंह। 19 में 81,000 19 में भी वो 81,000 60-65,000 से जीते। 65,000 और इस बार उनके खिलाफ एंटी इनकम पैसे बहुत ज्यादा थी। अखबार में हर अखबार छाप रहा है कि जमीन सस्ते दर पे खरीद करके महंगे दर पे बेच रहे थे। वहां के लोकल व्यापारियों को भी दिक्कत थी, केवल किसानों को ही दिक्कत नहीं थी। अखबार ये भी बता रहा है कि वहाँ के लोकल व्यापारियों को भी दिक्कत थी। बाहरी लोग आकर के हर चीज हाईजैक कर रहे थे। तो वहाँ के जनमानस में बहुत ही गहरी नाराजगी थी। बहुत ही जी। प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक जागरण, और उसके संपादक वहाँ के आपके मित्र हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के अगले दिन ही लिखा था कि कार्यकर्ताओं को भी नजरअंदाज किया जाने लगा था। भाजपा के जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ कार्यकर्ता, उनको अधिकारी डांट लगा देते थे बैठक में। रमाशरण जी वहाँ नेताओं के सामने अधिकारी, डीएम महोदय या दूसरे स्तर के जो अधिकारी थे वो कार्यकर्ताओं को डांट देते थे। इसके प्रति शीर्ष नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया। कार्यकर्ताओं का नजरअंदाज करना, किसानों की जमीन का सही ढंग से मुआवजा न मिलना, जमीन औने पौने दामों पे बेचना, बाहरी व्यापारी आकर के धीरे धीरे हाईजैक करने लगे। रामलला मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहाँ के स्थानीय लोग ही दर्शन करने के लिए तरसने लगे। ऐसी भी खबरें आने लगी। तो ये सारी स्थितियाँ, बूंद बूंद से जो तालाब भरता है कहा जाता है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के एक बड़ा विस्फोट हुआ। लोगों में बड़ी नाराजगी चारों तरफ फैली, और जिसका परिणाम आपके सामने है। लल्लू सिंह जी हार गए, यानी पूरी भाजपा की लुटिया डूब गई अयोध्या में। देवेंद्र जी, आप ये बताने का कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा क्षेत्र चुनाव में सिर्फ राम से जुड़े जो प्रतीक स्थल हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं, प्रयागराज, माने इलाहाबाद, सुल्तानपुर, उनके पूरे चित्रकूट, उनके पूरे वनगमन पथ पर भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई। इसे क्या माना जाए, मतलब कि राम ही नाराज हो गए क्या? क्योंकि जहां जहां वो गए वहां वहां वो अपना प्रभाव छोड़ के गए थे। वहीं से उन्होंने अपनी सेना बनाई लंका पर विजय करने के लिए। दबे कुचले पिछड़े दलित सभी समुदाय को, आदिवासी सबको लेके वो गए, सामूहिक रूप से लंका पर चढ़ाई की और विजय हासिल की। तो जहां जहां उनका प्रभाव रहा वहां वहां वो हारे। तो कुपित हो गए थे क्या? हाँ, जहां तक भगवान श्री राम ने तो सभी लोगों को, समाज के सभी वर्गों को, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अपने साथ सभी को जोड़ने की कोशिश किया था। इसीलिए, और वही भाजपा जो भगवान राम को आदर्श मानती है, मगर भगवान राम के पग चिन्हों पे चलने की कोशिश नहीं करती है। दिखावा तो करती है, असली रूप उसका दूसरा है। समाज को उस रूप में, जिस रूप में भगवान राम ने माना और उसका पालन किया, उसके समाज के साथ जो व्यवहार किया, क्रियाकलाप जो किए, मगर भाजपा दोहरे मापदंड अपनाती है। दिखावा के लिए दूसरा होता है और अनार खाने की बात दूसरी होती है। ये दोहरा चरित्र अब भाजपा का पूरी तरह से उभर के दिखाई देने लगा। समाज के उन लोगों को इनके साथ द्वैन दर्जे का व्यवहार ही नहीं, पूरी तरह से छल कपट प्रपंच करके उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रही है भाजपा। वो पूरी तरह उभर के सामने आ चुका है जनता के सामने। इसीलिए जनता ने असली रूप भाजपा को समझ के उसे आईना दिखाने की कोशिश किया है कि नहीं, हम भगवान राम को तो मानते हैं, मगर भगवान राम के जो वारिस है भाजपा, जो अपने को स्वतः कहती है या तथाकथित रूप से वो स्वयं अपने को स्वघोषित करती है कि नहीं, हम भगवान राम के विचारों के, आदर्शों के वाहक हैं। भगवान राम ने जिन विचारधाराओं को लेके चले, पूरे समाज को लेके चले, पूरे समाज का भला किया, निस्वार्थ भाव से भला किया,
वही भाजपा जो है, जो भगवान राम की विचारधारा की पूरी तरह से वाहक मानती है अपने को, तो वो भाजपा पूरी तरह से बताया ना कि दोहरा चरित्र अपनाती है। दोहरा चरित्र उभर के आ गया, मेरा ये कहने का मतलब है। तो इसीलिए भाजपा का पूरी तरह से दोहरा चरित्र जब जनता समझ गई तो। सुरेंद्र जी आप कुछ बोलें। सत्ता और संगठन दोनों ही ऐसे लोगों के हाथों में गया है जो लोग भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, राम का जो रामत्व का विचार है, कृष्ण का जो कृष्णत्व का विचार, शंकर का जो सर्व समाज को लेकर चलने का जो विचार है, इस विचार से थोड़ा सा इतर हुए थे। इस बात से मैं सहमत हूं। देवेंद्र भाई साहब जो कह रहे हैं उनके इस विषय से मैं सहमत हूं कि 2014 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी का, अब हमारे यहाँ जो देख सकते हैं नीचे, जो काशी में या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुआ है कि जो लोग हम सरकार बनाने के लिए 2017 में ऐसे लोग हमारे पार्टी में आए, तो लोग करे कि आज कहीं न कहीं सपा में, बसपा में कहीं काम करते थे और वो धरातल पर कुछ काम नहीं कर पाए, कुछ किए नहीं, केवल हमारे आदरणीय योगी जी के नाम पर, आदरणीय मोदी जी के नाम पर कि वही कर देंगे। और तमाम सांसद तो इस प्रकार से बयान देते थे, तमाम विधायक यह कहते थे कि जो योगी जी से बात करो, योगी जी बात करेंगे, ऐसे करेंगे। और क्षेत्र की जनता जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी इन कैंडिडेटों की थी। इन कैंडिडेटों के वजह से हम चुनाव हारे हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, इन कैंडिडेट की वजह से। इन कैंडिडेट कार्यकर्ताओं का, जो पुराने कार्यकर्ता जिस ठीक प्रकार से धरातल पर लग करके जमीन पर जा करके एक एक लोगों को समझाते थे, मेहनत करते थे, ऐसे लोग निराश हुए। ऐसे लोग एक तरह से कह लीजिए कि वो कम मेहनत किए। और दूसरा ऐसा था कि जो इस प्रकार से हवाई काम करने वाले लोग थे, मोबाइल बनाने वाले, रील बनाने वाले लोग थे, वो लोग आगे आ गए। आज काशी की स्थिति क्या है? 1,51,000 से मात्र माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव जीते हैं और 12 राउंड तो चुनाव हारे हैं। क्यों हारे? क्योंकि वहां पर जो कार्यकर्ता था, जहां जाना चाहिए था, अभी देवेंद्र जी जैसा बता रहे थे, जिस समाज में हमको जाकर के मत को मांगना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, हम वहां तक नहीं जा पाए। इसको तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए कि हमको अपनी बात कहने में उन समाज तक, वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक करे कि हमको जाना चाहिए था। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह जो कार्यकर्ता है, वह कार्यकर्ता कहीं न कहीं दूर हुआ। और ऐसे लोग, जो लोग सत्ता लोलुप हैं, जो किसी तरह से सत्ता और संगठन में हावी हो जाते हैं, ये लोग आज बढ़ गए हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है, तमाम चर्चा कर रही है। मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से दोहराता हूं कि कभी भी किसी को भी, हम किसी कार्यकर्ता को भी, आम जनमानस को, आम जनता को, कार्यकर्ताओं को कभी कोसना नहीं चाहिए कि उनकी वजह से हुआ। सारा दोष जो है स्थानीय जो भी कैंडिडेट था हमारे, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई चूक हुई कि कैंडिडेट जो हम चयन किए वो गलत थे। उनका जो मैनेजमेंट था, चुनाव मैनेजमेंट था, उसके कारण से हुआ है। और हर जगह जहां भी वोटें कम हुआ है, उसको आप देखेंगे तो यही होगा। आज हम सब लोग मिर्जापुर में ही है, मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में ये 37,000 क्यों घट के आ गया? तो यहाँ पर चुनाव का जो मैनेजमेंट था, मैं डंकी की चोट पर बताता हूं, उसको चैलेंज करूंगा कि चुनाव का जो मैनेजमेंट था और कैंडिडेट, इसका तालमेल नहीं था भाई साहब। और यही लगभग सब जगह रहा होगा। मैं पूछता हूं एक एक लोगों से कि क्या आपके यहाँ कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पर्ची लेकर गया? कोई वहां गया? तो ये सब चीजों का बड़ा अभाव के कारण से हम पीछे रहे। नहीं तो 240 सीट आए हैं, 300 से कम करके बढ़ना कोई कठिन नहीं था। 350 प्लस हमारा आता ही आता। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि अवधेश ही सर्वोपरि है और दूसरे लोग भी, पूरा हिंदू समाज भी अवधेश को ही मानता है। तो आगे अब क्या होने वाला है? क्या गालियां अब बंद हो गई कि अभी जारी रहेंगी? बलिराम जी। केवल अयोध्या में ही भाजपा नहीं हारी है, बल्कि पूरे अवध क्षेत्र में हार गई है। जो भगवान राम का जो अवध क्षेत्र था, अवध के जो राजा थे, श्रावस्ती से लेकर के श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, बाराबंकी, हर जगह पूरे अवध मंडल में भाजपा का साफ हो गया। सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर नगर, कहीं भाजपा नहीं है। श्रावस्ती तक भाजपा नहीं है। श्रावस्ती में राम शिरोमणि वर्मा जीत गए हैं और वहाँ नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से। तो पूरे अवध क्षेत्र में भाजपा का सफाया हुआ है। तो इसके लिए मंथन की जरूरत है। हर बार ये देखा जाता है
हर बार ये देखा जाता है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा अवध क्षेत्र में होता है। पिछली बार अवध क्षेत्र की सारी सीटें भाजपा जीत गई थी, 14 में भी यही हाल था, सारी सीटें जीत गई थी। लेकिन इस बार पूरा अवध से क्षेत्र साफ है, तो भाजपा को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कहाँ कमियां रह गई, उसके कार्यकर्ताओं को कहाँ नजरअंदाज किया जा रहा है। इन सारे चीजों पे मंथन की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अब मंथन शुरू हो गया है। नहीं, सुरेंद्र जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, इस पर मंथन की जरूरत है कि हम कैसे हारे, और गाली देना भी गलत है। इन्होंने कहा कि किसी लोकतंत्र में जनता को गाली देना कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। वो अपने पूरे विवेक से मतदाता यहाँ के वोट देते हैं, बहुत जागरूक मतदाता हैं। और इन्होंने कारण भी बताया कि प्रत्याशियों की कमी रही हर जगह जहां जहां चुनाव हारे। आज मैं यहीं पर लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले तक एक बड़े नेता का कहना था कि हम तो पूरे 80 में से 78 सीट तो जीत ही जाएंगे, रायबरेली और मैनपुरी को छोड़ करके हम जीत ही जाएंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, और यही ओवर कॉन्फिडेंस डुबो दिया। तो अति सर्वत्र ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गलत होता है। इसी के साथ मैं आज की चर्चा का समापन करना चाहूंगा। सुरेंद्र जी आपको प्रणाम, देवेंद्र भैया आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत आभार। बलराम जी आपको भी जय राम जी के, जय राम जी के, जय राम जी के, जय राम जी की जय राम। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।